Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes. Okay, so class 8th, we were studying lesson number 2 in geography, and in that we were studying about land and soil. तो हम लोगों ने बच्चों देखा था कि लैंड किस किस प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ लैंड होते हैं, और लैंड का रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए, और कंजर्वेशन ऑफ लैंड के बारे में हमने पढ़ा था। अब आ जाएंगे उन नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी भूमि को परेशान करते हैं या फिर भूमि को हमारे ख़राब कर देती है। जो लैंड एरिया है उस पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो लैंडस्लाइड्स क्या होता है बच्चों? लैंडस्लाइड्स में मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। इसमें क्या होता है कि जैसे भारी भारी जो चट्टान है वो पृथ्वी स्लोप से, दैट मीन्स ऊंचाई से वो पृथ्वी पर गिरने लगती है, और वो गिरती है तो पूरी भूमि को वो फिर ख़राब करके रख देती है। दे आर ऑफन अ रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक। जैसे कभी भूकंप आने लगता है, देखते हो कैसे हमारा लैंडस्लाइड भूमि अपने आप में फटने लगती है, बाढ़ आ जाता है तो वोल्केनिक इरप्शंस होने लगता है। तो इवन प्रोलॉन्ग्ड एंड कंटिन्यूअस रेनफॉल, अगर लंबे समय तक बारिश होती रही तो भी लैंडस्लाइड हो सकता है। हिली टेरेंस में जहाँ माउंटेन्स वगैरह हैं, लैंडस्लाइड्स अधिकतर होते ही रहते हैं, क्योंकि वो माउंटेन्स पे स्लोप पे है, तो वहाँ से टुकड़ी ज़मीन की गिरी और फिर वो नीचे आई, फिर वो लैंडस्लाइड क्रिएट करेगी। देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी क्या हो गया, बहुत एडवांस हो गया है। तो लैंडस्लाइड्स होते क्यों हैं, इनके रीज़न हम लोगों ने अभी तक पता लगा लिए हैं, और इस वजह से हम लोग पहले ही पता लगा लेते हैं कि अब यहाँ पे लैंडस्लाइड होना है, तो उसके लिए हम लोग पहले ही से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पास कोई ना कोई सोल्यूशन रखते हैं। जैसे कि कुछ वो तरीके जिस तरीके से लैंडस्लाइड को टैकल किया जा सकता है वो कौन कौन से हैं? वो एरियाज़ जो लैंडस्लाइड जहाँ पे ज़्यादा होता है उसको हम लोग हमेशा मैपिंग पे रखते हैं और मार्क करके रखते हैं। यहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह, मान लो किसी घर वगैरह, ढेर सारे लोगों का यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो गया, लैंडस्लाइड आया, अभी कल ही कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हुआ, तब तक आज क्या हो गया, पूरा सत्यानाश। तो ये तो होना नहीं है। तो ठीक है, ये हम लोग समझ लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल्स कैन हेल्प टू चेक लैंडस्लाइड्स। अब रिटेंशन वॉल्स भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं होने चाहिए। अरेंजमेंट्स किस तरीके के बनाने चाहिए मूवमेंट ऑफ लैंड के लिए, अलॉन्ग विथ रेन वाटर, ठीक है। हाँ, अरेंजमेंट्स में कैसे बनाना चाहिए ताकि जो ज़मीन है वो बारिश की पानी के साथ बहते हुए ना चली जाए, ठीक है, ज़मीन का जो टुकड़ा है। डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, पानी को हम लोग को किस दिशा में लेके जाना है, कहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत है, तो उसको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए हम लोगों को एफिशिएंटली डेवलप करना चाहिए फॉर रेन वाटर। एफॉरेस्टेशन को भी ध्यान में देना चाहिए, दैट मीन्स वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रिवेंट लैंडस्लाइड्स। देखो सीन ऑफ लैंडस्लाइड यहाँ पे देख रहे हो ना। चलो ये हो गया। अब आ जाओगे सॉइल पे। तो द टॉप मोस्ट थिन लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। तो जो हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो परत है वो हमारे लिए क्या है, जो सबसे पतली परत है वो मिट्टी है। इसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, मिनरल्स होता है, और क्या क्या होता है, डिसइंटीग्रेटेड रॉक्स, मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। इसमें मिट्टी में पानी की भी मात्रा होती है, छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह। सॉइल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे रिसोर्सेज इसी पर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर आपको क्रॉप्स चाहिए तो आप कहाँ पे ले जाकर के उसको बोओगे, ज़मीन चाहिए कि नहीं, मिट्टी चाहिए कि नहीं बोने के लिए, पौधों को उगने के लिए। तो पौधों को हमको लेना है, अगर पौधा हमको रॉ मटेरियल हमको जैसे शुगर केन हमको चाहिए रॉ मटेरियल, तो उससे पहले हमें ज़मीन में उगाना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए सॉइल की ज़रूरत पड़ जाएगी। वेजिटेबल्स, ट्रीज़, ये सब सॉइल की ज़रूरत पर ये सब निर्भर हैं फॉर देयर ग्रोथ। अब सॉइल क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, दैट मीन्स ये रीन्यू हो सकता है, फिर से इसको वापस से उस फॉर्म में लेके आया जा सकता है, लेकिन इसकी रीन्यूएबिलिटी में कुछ समय लगता है, ठीक है। इनफैक्ट क्या होता है कि हज़ारों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी को पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। राइट मिक्स अगर मिनरल्स का उसमें नहीं हुआ, ऑर्गेनिक मैटर अगर कायदे से नहीं मिलाए, तो हमारा सॉइल फर्टिलिटी भी कायदे से नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स करेंगे, उसमें ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ डालेंगे,
तो क्या होगा, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बढ़ जाएगी और वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन हो सकता है। क्लाइमेट क्या इन्फ्लुएंस करता है, सॉइल को इन्फ्लुएंस करता है थ्रू द चेंज ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एक्शन ऑफ विंड। अब देखो ये सब फैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यहाँ पे एक हवा की हम बात करते हैं। अब हवा मिट्टी अपने साथ ऊपर का टॉप सॉइल बहवाते हुए ले आई, उसको ले आके कहीं और पे डाल दी, तो उस जगह पर ज़्यादा आंधी आती है तो क्या होगा, वहाँ की ज़मीन में आपको वहाँ की ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी, क्योंकि वो तो सारा टॉप मोस्ट सॉइल उड़ा करके कहीं और ले जा रही है। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट है अपना क्वालिटी ऑफ सॉइल। द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सॉइल ऐड टू द ऑर्गेनिक मैटर। और जो ऑर्गेनिज्म जो मिट्टी में आपको देखते हो ना, आपको अर्थ फॉर्म्स वगैरह दिखाई पड़ जाएंगे, अलग अलग इंसेक्ट्स वगैरह दिखाई पड़ जाएंगे, ये मिट्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन, अब सॉइल बनता कैसे है, मिट्टी कैसे बनती है, ये जरा देख लो। सेवरल फैक्टर्स हैं मिट्टी के बनने के, जैसे कि रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होते हैं। नेचर ऑफ सॉइल भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है। कि जो फैक्टर्स है, जो मेन फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन। अब देखो बड़े बड़ी जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, वो क्या हो रही हैं, वो धीरे धीरे अगर वो टूटेंगी तो क्या होगा, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा, तो रॉक्स ब्रेक होंगे स्मॉलर पार्ट्स में, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉइल फॉर्म करेंगे। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये डिपेंड होता है ऑन दी पेरेंट रॉक। जिस प्रकार की चट्टान अगर वो फूटेगी और वो मिट्टी में बनेगी, वो उसी प्रकार की वो मिट्टी होगी। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कि मिट्टी का कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, उसमें मिनरल्स कौन कौन से होंगे, और परमिएबिलिटी क्या होगी सॉइल की। परमिएबिलिटी मतलब उसमें पानी कितना देर तक रुक पाएगा, ठीक है, वाटर को सोक करने की एफिशिएंसी को कहते हैं परमिएबिलिटी। क्लाइमेट अफेक्ट करता है रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग ज़्यादा कब होगा, जब ग्रेटर फ्लक्चुएशन होगा इन टेम्परेचर एंड मोस्ट मॉइस्चर कंटेंट इन दी एयर। एक्सप्लोर मोर में आ जाएंगे। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन डस्ट फॉर्म्स सॉइल विच इज़ नोन एज लोएस। तो कुछ पार्ट्स जो हैं हमारी दुनिया में, वहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन डस्ट फॉर्म्स सॉइल। जब हवा आती है तेज़ी से तो वो मिट्टी उड़ा करके ले आती है और कहीं पर वो ले जा करके उस मिट्टी को रख देती है, मिट्टी को वो सेटल कर देती है। तो इसको हम लोग लॉयस के नाम से जानते हैं। कुछ रीजन्स है चाइना में जहाँ पे थिकनेस ऑफ लॉयस, अरे बाप रे, चाइना में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे थिकनेस ऑफ लॉयस, मोटाई कितनी है लॉयस की, लगभग 300 फीट के बराबर है। चलो, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एनिमल्स कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर। तो आपको पता है कि जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब मरने के बाद धीरे धीरे क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉइल। व्हेन दिस ऑर्गेनिक मैटर मिक्सेस विद दिस सॉइल, जब ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, बिकम्स वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस। तो वो मिट्टी की उसका एक पार्ट बन जाते हैं जिसको हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। अमाउंट ऑफ ह्यूमस जो कि प्रेजेंट होता है सॉइल में, वो क्या डिटरमाइन करता है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जितना ह्यूमस होगा उतना ही सॉइल क्या होगा, फर्टाइल होगा। कम ह्यूमस होगा तो फर्टाइल सॉइल नहीं होगा। एजेंट्स ऑफ इरोजन की बात कर लो तो विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, ये सब डिसाइड करता है टाइप ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का सॉइल ये अपने साथ कैरी करेगा और जहाँ पे ले जा करके डिपॉजिट करेगा, उसी तरीके का वहाँ पे मिट्टी की प्रकृति बन जाएगी। सिल्वर डिपॉजिट सेडिमेंट्स, रिवर जो क्या है वो क्या डिपॉजिट करता है, सेडिमेंट्स, और इसलिए अलुवियल सॉइल को फॉर्म करता है। और अलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल टाइप ऑफ सॉइल है। जैसे कि गैंगेटिक वैली ऑफ इंडिया हैज़ रिच फर्टाइल सॉइल ड्यू टू द सेडिमेंट्स ऑफ रिवर्स। टाइम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सॉइल फॉर्मेशन। कैसे? देखो, थाउजेंड्स, लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, और समय जो है वो मिट्टी की मोटाई को भी बताता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा तो मिट्टी की मोटाई क्या होगी, मिट्टी की परत ज़्यादा हो जाएगी। स्लोप ऑफ द जो लैंड है दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, अब सॉइल की बर्बादी किस प्रकार से होती है, मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि डिप्लीशन इन क्वालिटी। अब देखो, जो हमारे सॉइल की क्वालिटी है वो क्यों बर्बाद होगी,
इरोजन क्यों होगा, ये सब जो मेजर थ्रेट है हमारे सॉइल के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, सब बहुत ज़्यादा बड़ी दुष्प्रभाव डालते हैं। चलो अदर फैक्टर्स कौन कौन से हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के, देखो डिफॉरेस्टेशन। अब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटोगे तो पेड़ क्या की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध के रखती है ना, पेड़ की जड़ें निकाल दोगे तो मिट्टी क्या होगी, बर्बाद हो गई, सॉइल इरोजन हो गया। ओवर ग्रेजिंग करवाओगे, कैटल बहुत ज़्यादा घास वगैरह चरने लगते हैं तो देखो तुम अपना उसको जड़ से ही घास वगैरह को निकाल देते हैं, तो इस वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि अब घास ने भी तो मिट्टी बटोर के रखी है अपने जड़ों में। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की न्यूट्रिएंट्स सब बर्बाद हो जाएंगे, इरोजन होगा। लैंडस्लाइड होगा तो भी सॉइल इरोजन होगा। फ्लड्स, बाढ़ आ जाएंगी, सारा टॉप मोस्ट सॉइल अपने साथ वो बहा कहीं और ले जाएंगी तो भी सॉइल इरोजन होगा। तो ये सब वो आपके फैक्टर्स हो गए रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। ओके, मूव अहेड। सॉइल कंजर्वेशन, अब मिट्टी को बचा किस प्रकार से सकते हैं ये समझ लो। सॉइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वो हमें क्या देता है, प्लांट्स देता है। एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स बिना मिट्टी के जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए ये क्या करते हैं, सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं वाटर, जब उनमें हम पानी डालते हैं, और मिनरल सॉल्ट्स उसमें होते हैं। जब ये सॉइल एब्जॉर्ब करते हैं तो वो खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उस वजह से हमें क्या क्या मिलता है, राइस, दाल, व्हीट, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब प्लांट से मिलता है। वी ऑल्सो गेट, क्या क्या मिलता है, वेजिटेबल हो गया, वुड, गम, रबर, ये सब तरीके की चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, मिट्टी से मिलती हैं। एक्सप्लोर मोर में क्या लिखा है बच्चों, देयर आर ओवर 1000 मिलियन सॉइल एनिमल्स इन अ स्क्वायर मीटर ऑफ फर्टाइल सॉइल। बाप रे, 1 स्क्वायर मीटर ऑफ फर्टाइल सॉइल में लगभग 1000 मिलियन सॉइल एनिमल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जनरली नेकेड आइट से नहीं देखते, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत मिलेंगे। और मैनी ऑफ दीज सॉइल एनिमल्स आर टू टाइनी टू बी, देखो लिखा भी है कि इसमें बहुत सारी मिट्टी में जो एनिमल्स हैं वो हमको आँख से नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमको इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो मतलब कि मिट्टी में बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, और वो सब कीड़े मकोड़े मिट्टी के फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं। चलो, अगर प्लांट्स को, चूँकि सॉइल की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, ठीक है, अगर सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग को मिट्टी से ही तो अनाज मिलता है। हम लोग को मीट, एग, हनी, वुल, इन सब चीज़ों पर भी, ये सब चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं, सॉइल से। भाई सपोज़ अगर हमें मिल्क मिल रहा है गाय का, तो गाय क्या खा रही है, तो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, गाय भी तो घास खा रही है तभी तो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन दी सॉइल फॉर आवर सर्वाइवल। चलो, these are obtained from animals which depends directly on plants but indirectly on soil for their food. In short क्या हो गया, soil is one of the basic resources, हमारे basic resources for the development of our country's wealth, इसलिए soil conservation is important for our country. कुछ soil conservation के methods देख लेते हैं फटाफट। देखो, पहला हो गया काउंटर प्लाइंग। इस मेथड में क्या होगा, द प्लाइंग इज डन अक्रॉस द स्लोप ऑफ अ हिल रादर दैन अप एंड डाउन द हिल स्लोप। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे हिल स्लोप पे नहीं करते हैं प्लाइंग। हम लोग कैसे करते हैं इसमें, देखो यहाँ पे से फोटो में देख के समझ सकते हो। प्लाइंग इज डन अक्रॉस द स्लोप ऑफ द हिल, इसमें इस हिल के अक्रॉस में करते हैं ताकि मिट्टी ऊपर नीचे आकर के, ये नहीं कि एक बार अगर पानी बरसे तो पूरा मिट्टी नीचे आ जाए। मेथड ऑफ प्लाइंग हेल्प्स टू प्रिवेंट सरफेस रन ऑफ, देखो लिख दिया ना, कह रहा है कि सरफेस रन ऑफ नहीं हो, मतलब जब बारिश हो तो ये नहीं पूरा मिट्टी नीचे चली जाए और सॉइल इरोजन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल वे में करते हैं, ना कि वर्टिकल वे में। टेरेस फार्मिंग मतलब छत पे खेती। टेरेस में क्या होता है, छत। इसमें क्या होता है, कल्टीवेशन इज डन ऑन दी हिल स्लोप्स, इसमें हम लोग पहाड़ों पर खेती करते हैं। फार्मर्स मेक टेरेसेज ऑन दी स्लोप्स, ठीक है, तो स्लोप्स पे वो लोग छत बना लेते हैं टू क्रिएट फ्लैट एरियाज, वहाँ पे फ्लैट एरियाज क्रिएट कर देते हैं कल्टीवेशन के लिए। This method of cultivation also reduces the surface runoff and soil erosion considerably. Mulching, इस मेथड में क्या होगा, the bare ground lying between the plants is covered with some organic matter like straw to help the soil retain its moisture. तो bare ground मतलब खाली ज़मीन जो कि प्लांट्स के बीच में है, टुकड़ी हुई ज़मीन जो कि प्लांट्स के बीच में है, उसको किससे कवर कर देंगे, और सम ऑर्गेनिक मैटर से उसको भर देंगे, और उसमें ताकि ऑर्गेनिक मैटर से क्यों भरेंगे, अगर प्लांट्स में जो पानी जा रहा है वो बगल की मिट्टी में भी जाए और वहाँ का मॉइस्चर रिटेन हो सके। मल्चिंग देखो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे देख रहे हो ना अच्छे से, ये देखो, ये इधर भी प्लांट्स है और ये इधर भी कहीं प्लांट्स है, ये बीच में हमने क्या कर दिया, मिट्टी को मल्चिंग। चलो, काउंटर बैरियर्स में क्या होगा, बिग स्टोन्स और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉइल और ग्रास आर यूज्ड एज बैरियर्स अलोंग दी काउंटर्स। फर्दर वाटर इज कलेक्टेड बाय मेकिंग ट्रेंचेस इन फ्रंट ऑफ दीज बैरियर्स। तो इसमें बड़े बड़े स्टोन्स हो गए या लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी या घास से बैरियर बना दिया जाता है। मतलब कि एक, अरे आप लोग कभी गांव वगैरह गए होंगे तो देखे होंगे कि मिट्टी का जो है एक रोड टाइप बना दिया जाता है, ज़्यादा ज़्यादा मिट्टी रख करके, ताकि जो पानी कलेक्ट हो रहा है वो इस बैरियर से धीरे से निकल जाए, नाला टाइप में बड़ा बड़ा। इंटरक्रॉपिंग मेथड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रोज। एक ही ज़मीन पर क्या होगा, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स को अलग अलग रोज़ में हम लोग ग्रो करेंगे, और वो भी अलग अलग समय पे। इस वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। और रेन वाटर जब आएगी तो वो बारिश पूरा पानी मिट्टी भवा के नहीं ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप्स तो लगे हुए हैं। शेल्टर बेल्ट्स में क्या हो जाएगा, इनन्यूमरेबल ट्रीज़ आर प्लांटेड टू चेक द विंड्स। तो ढेर सारे नंबर ऑफ ट्रीज़ को हम लोग प्लांट करते हैं ताकि वो अपर लेयर ऑफ दी सॉइल को वो बहवा के ना लेके जाए, हवा जो है उड़ा के ना लेके जाए अपने साथ में। ट्रीज़ एक्ट एज अ बैरियर इन दिस वे एंड हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। ट्रीज़ क्या काम करती हैं, देखो, जब ट्रीज़ का हम लोग को लगाने का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि वो सॉइल इरोजन को बचाएंगे। अब सॉइल इरोजन बचेगा कैसे, प्लांट्स होते हैं वो अपनी जड़ में मिट्टी को बटोर के रखते हैं। तो यही हो गया आपका शेल्टर बेल्ट का कंसेप्ट। रॉक डैम में आ जाओ। इस मेथड में रॉक्स आर पाइल्ड अप अलोंग द काउंटर्स ऑफ अ स्लोपिंग लैंड। स्लोपिंग लैंड में देख लो रॉक्स को कैसे रख दिया गया है। दिस हेल्प्स टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर। अब यहाँ से बारिश आई, पानी बहेगा, अगर मान लो बारिश आई, पानी बहा, तो यहाँ पे मिट्टी देखो इसी सब रॉक्स के बीच में वो फंस जाएगी, मिट्टी दूर तक नहीं जा पाएगी। दिस हेल्प्स टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर, रेन वाटर और इरिगेटेड वाटर। दिस ग्रेटली हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ सॉइल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। व्हाट इज द टाइम, चलो लास्ट हो गया आपका फैलोइंग। इस मेथड में क्या होगा, जो लैंड है इज केप्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो ज़मीन है इसमें उसको थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि उस पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाएगा, और फिर उसके बाद खुद अपने आप सॉइल जो है जब अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेगी तो उसको हम लोग फिर उस पर खेती करते हैं। चलो, अब भारत में मिट्टी का क्या हाल है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत के बारे में आपको पता है बच्चों कि इट इज़ द एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीज फीचर है, क्लाइमेट अलग अलग जगहों का अलग अलग है, रॉक स्ट्रक्चर्स है। तो अब जाहिर सी बात है कि मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की यहाँ पे अलग अलग प्रकृति की पाई जाती होगी। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो होता है अलूवियल सॉइल। ये कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्दर्न और कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया में। नॉर्थ में पाई जाएगी, और कोस्टल प्लेन्स मतलब वो जगह जो कि वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। और आपको पता है कि हमारा जो देश है वो लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है, ठीक है। हम लोग सबसे ज़्यादा अनाज पैदावार करते हैं, अनाज का। दिस सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। तो अलूवियल सॉइल जो है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। इसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स। देखो, सैंड हो गया, क्ले हो गया, सिल्ट पार्टिकल्स हो गया, ये सब का मिक्सचर है अलूवियल सॉइल में। और इस वजह से यहाँ पे अच्छी कल्टीवेशन हो सकती है राइस की, वीट की, ऑयल सीड्स की और पल्सेस की। तो अलूवियल सॉइल इज़ द स्टोर हाउस ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसमें अनाज की खेती अच्छी से हो सकती है। अब ब्लैक सॉइल कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में। इसको हम लोग रेगूर भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा, REGUR, रेगूर। ये जो है वोल्केनिक रॉक्स से हमको मिलता है, स्पेशली बेसल्ट। ये सॉइल रिच होता है इन आयरन। ब्लैक सॉइल जो है रिच होता है आयरन और मैग्नीशियम इसमें ज़्यादा होती है। ये देखो, ब्लैक सॉइल हमने आपको किसी वीडियो में आपसे पूछा था कि ब्लैक सॉइल की खेती सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए की जाती है, ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की खेती की जाती है, तो होता है कॉटन। हमने बोला था ना कि एक टेक्सटाइल होता है, कपड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है कॉटन का, रुई, ठीक है, जिसका हम लोग कॉटन का क्लोथ ही पहनते हैं। तो वो जो कॉटन है वो किस में उगता है, ब्लैक सॉइल में। टोबैको, ऑयल सीड्स भी यहाँ प्रोड्यूस हो सकते हैं। रेड सॉइल कहाँ पे मिलेगा, ईस्टर्न और सदर्न पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया में। इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम रहती है रेड सॉइल। और इस वजह से ये रेडिश दिखाई पड़ता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी स्टोर नहीं हो सकता है,
लेकिन कुछ फर्टिलाइज़र्स इसमें ऐड करके हम लोग इसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं इसमें? वीट, राइस और शुगर की। चलो, रेड सॉइल लुक्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से देख रहे हो आप, ये रेड सॉइल लाल रंग का दिख रहा है, लाल मिट्टी जिसको कहते हैं हम लोग। अब लैटेराइट सॉइल में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड इसमें भी होता है, इसलिए भी इसका कलर रेड होता है। लेकिन इसमें सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है, और ह्यूमस कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, दिस यू नो। इसीलिए ये सॉइल जो है फर्टाइल नहीं है। लेकिन यहाँ पे रबर हो गया, कैश्यू हो गया, टैपियोका हो गया, ये सब अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। लैटेराइट सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है ज़्यादा? ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स में, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अब डेजर्ट सॉइल की कहानी जानते हो? डेजर्ट मतलब वो रेगिस्तान। डेजर्ट सॉइल एरिड रीजन्स है जहाँ पे खेती के नाम पे कुछ नहीं, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, लद्दाख हो गया। इसको हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सैंडी सॉइल हमें मिलते हैं। सैंडी सॉइल मतलब वो ज़मीन जिसमें बालू हो। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, नमक की तरीके से ज़मीन होता है यहाँ पे, ड्यू टू एक्सेसिव एवापोरेशन, क्योंकि एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है। डेजर्ट सॉइल जो होता है इस कोर्स होता है, सैंडी होता है, लैक्स ह्यूमस, इसमें ह्यूमस नहीं होता। सॉइल को कल्टीवेशन करने के लिए हम लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। अब माउंटेन सॉइल नाम ही इंडिकेट कर रहा है, इंडियाज़ माउंटेन रीजन्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल। माउंटेन पे जो सॉइल हम लोग को मिलते हैं वो माउंटेन सॉइल हो गया। वो क्या होता है माउंटेन सॉइल? पतला टाइप होता है, बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन अगर हम लोग इसमें हमेशा फर्टिलाइज़र को ऐड करेंगे तभी इस कल्टीवेशन के लिए सूटेबल बन सकता है। माउंटेन सॉइल इज़ सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। इसलिए देखो आसाम वगैरह में हिली रीजन्स में आपको टी, कॉफ़ी, मेडिसिनल प्लांट्स, इन सब का वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। चलो, ग्लॉसरी आप लोग खुद से पढ़ोगे, पॉइंट्स एंड ब्रीफ भी खुद से पढ़ोगे। ये देख लो, डिफरेंट सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। ये मैप पे आ जाओ, ये है हमारा भारत का मैप, ठीक है बच्चों। ये हो गया इंडियन ओशियन, ये हो गया बे ऑफ बंगाल, ये हो गया अरेबियन सी। क्लियर दिखाई पड़ रहा है आराम से? ठीक है, तो देखो अलूवियल सॉइल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लैक सॉइल, ये रेड सॉइल देख रहे हो, ये रेड सॉइल हो गया। फिर हो गया लैटेराइट सॉइल, कहाँ कहाँ पाया जाता है? फिर माउंटेन्स और फिर डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल में देखो लाइट ग्रीन से, ये देखो राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा इन द बुक, एंड दिस वे वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। सो थैंक यू।